आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं, जिसे आप बेस बोलते हो, जिसे हम नीम बोलते हैं, वो आज आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन इस नीम को कंप्लीट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि एकाग्रचित्त होकर के इस क्लास के अंदर बिल्कुल डूब जाइए, तभी जाकर के ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। और जो भी मैं बोलूँ आप सभी एक कॉपी और पेन आप भी हाथ में रखिएगा, और जो भी बोलूँ उसको नोट कर लीजिएगा। आपको लगे कि पहली बार ये शब्द सुनने को मिल रहा है तो उसे नोट कर लेना। शुरू करें? ठीक है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पदार्थ। पदार्थ कैसे बना वो बात की बात है, ठीक है। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, आप सभी को पता है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब ठोस, द्रव, गैस के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं, चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। हमारा जो बेस है पदार्थ को लेकर के हम चल रहे हैं, और पदार्थ को आज हम कंप्लीटली जानेंगे कि ये पदार्थ होता क्या है। पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। कितनी अवस्थाओं में? तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। पहली कौन सी है? ठोस। ठोस पदार्थ जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। इसी प्रकार से दूसरा है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ के अंदर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी क्या है भाई? द्रव्य पदार्थ है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? गैसीय पदार्थ। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सभी क्या है? गैसीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो ये पदार्थ है। प्रकृति के अंदर तीन प्रकार के, तीन अवस्थाओं में ये पाए गए, ये पदार्थ पा लिए गए। लेकिन पदार्थ की जब खोज हुई तो पदार्थ कंप्लीट थोड़ी हो गया था, पदार्थ में भी आगे भी और भी कुछ खोजना था। इसके बाद में बात आई, पदार्थ को जब तोड़ के देखा गया, ठीक है, हमारे पास एक कॉपर का वायर था, कॉपर को तोड़ के देखा गया, उसका चूर्ण बना लिया गया मिट्टी की तरह। मिट्टी की तरह जब चूर्ण बनाया गया तो फिर उस वैज्ञानिक ने कह दिया, भैया अब इसके बाद इसकी और खोज नहीं हो सकती, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए उस वैज्ञानिक ने उसको अणु का नाम दे दिया। पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे सूक्ष्म आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने योग्य हो, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। मतलब रासायनिक क्रियाओं में भाग तो ले सकता है, लेकिन हम हमारी आंखों की सहायता से उसे देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म कण होता है, वो अणु कहलाता है। हम इसे एटम भी कह सकते हैं, ठीक है। गलत तो नहीं हो रहा? ठीक है। तो ये हो गया अणु। इसके बाद बात आती है परमाणु की। भाई उस वैज्ञानिक तो कह दिया भाई अणु को अब नहीं तोड़ा जा सकता, फिर एक और सरफिर आया। अब इसने क्या किया? लेकिन इसमें एक बात उसने लिख दी, ये रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। उस वैज्ञानिक ने लिखा कि ये रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। फिर उसने सोचा यार ये रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है तो साला अणु अभी तक वो टूट भी सकता है। फिर वो वैज्ञानिक आया और उसको परमाणु के भागों में तोड़ दिया, ठीक है। फिर उसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा। अब वैसे नहीं टूटा, वो पीसा वीसा नहीं गया उसको, अब रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया होती है जैसे कि सेल बैटरी होती है, उनमें रासायनिक क्रिया होती है, H2SO4 डाला जाता है, उनके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है। तो उन रासायनिक क्रियाओं से अणु को और छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया गया। तो अणु को कैसे तोड़ा जा सकता है? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो फिर आता है बात परमाणु की। जब परमाणु को और भागों में तोड़ा गया तो परमाणु का सबसे छोटा कण, जिसे ना तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ना ही आंखों की सहायता से देखा जा सकता है, उसकी जो त्रिज्या थी ना उस वक्त, उसकी त्रिज्या थी वो है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या हमारे पास निकल करके आ गई। फिर वो वैज्ञानिक भी हार मान लेता है कि अब इसके बाद तो क्या ही खोज होगी, अब नहीं हो पाएगा भैया, अब तो मामला खत्म है, परमाणु के बाद अब क्या खोजोगे। फिर एक और सरफिर आता है, कौन? रदरफोर्ड। कौन आया अब आता है रदरफोर्ड। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक और है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं भाई? नाभिक में होते हैं। ये नाभिक है और इसके चारों ओर कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, दो प्रकार की गतियां करते हैं। कितने प्रकार की गतियां करते हैं? दो प्रकार की गतियां करते हैं। कौन कौन सी गति? एक तो अक्षीय गति और एक कक्षीय गति, सही है। एक तो अपने ही अक्ष पर घूमता है, पृथ्वी घूमती है, एक तो अपने ही अक्ष पर घूमती है, और अपने ही अक्ष पर घूमती हुई अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाती है। मतलब इस तरह से भी ये घूमती रहती है और ये आगे भी बढ़ती रहती है, इस तरह से घूमती हुई। तो ये दो प्रकार की गति हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। कितनी गति करता है भाई? दो गति करता है इलेक्ट्रॉन। ये किसकी संरचना है? ये है हमारे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना का जब भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना, बस इतना बोलना है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, जिसे हम कक्षीय और चक्रण गति कहते हैं। अक्षीय और चक्रण गति हम इसे
कहते हैं। बस इतना आपको इसकी संरचना में बोलना है। ये इसकी संरचना हो गई। अब यहाँ पर इसके बाद में जब नाभिक की खोज होनी थी तब जो है रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। अब रदरफोर्ड ना काफी लेजेंड आदमी था भाई, किसी भी चीज को तोड़ना फोड़ना बहुत अच्छा लगता था उसको, है ना। और वो आता है, बाजार में गया हुआ था सब्जी वब्जी खरीदने, तो उसको मिली एक सोने की पन्नी मिली, वो सोने की पन्नी उठा लाता है। अब क्या है, वैज्ञानिक आदमी है, तो वैज्ञानिक आदमी को क्या है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो सोने की पन्नी को इस तरह से ला करके रख देता है। और यहां पर क्या है भाई, एक चद्दर चारों तरफ लगा देता है, जिससे कि जो भी किरणें विरणें वो प्रकाश डालने वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से उसने क्या किया, एल्फा प्रकीर्णन किया। क्या, कौन सा प्रकीर्णन किया भाई, एल्फा प्रकीर्णन किया। तो यहां लिख देता हूं मैं ना, एल्फा प्रकीर्णन। ये एल्फा प्रकीर्णन वो करता है। एल्फा प्रकीर्णन में गामा किरणों को वे भेजता है। यहां से कौन सी किरणें, ये हमारे पास उसके पास प्रकाश स्रोत था जिससे कि वो गामा किरणों को भेज रहा था। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणें, गामा किरणें, वो गामा किरणें ये भेज रहा था। बहुत सारी किरणें उसने भेजी। कोई किरण यहां से यहां निकल गई, कोई किरण यहां से यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई कहां, सारी किरणें निकल गई। तो उसने इस बात से दिमाग लगाया कि जो हमारे पास जो ये परमाणु है ना, इसका अधिकतर भाग खोखला है। खोखला दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये खोखला ही तो है, ये खोखला ही तो है भाई। परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, क्योंकि हमारी बल रेखाएं निकल जा रही है। जो बल रेखाएं नहीं, हमारी जो एल्फा प्रकीर्णन में जो गामा किरणें हैं वो आर पार हो जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये खोखला है भाई। खोखला है तभी तो आर पार निकल रही है ना भाई। ठोस होगा तो आर पार कैसे निकलेगा। फिर उसकी एक किरण थी जो बिल्कुल इसके पन्नी के बीच में पड़ती है यहां पर, और वो किरण आर पार नहीं होती है, और वो किरण यहां पर भी नहीं रुकती है, टकरा करके वापस आ जाती है। वो किरण टकरा करके वापस आ जाती है। तो यहां पर इस किरण से इसको पता लगा कि ये इसका ठोस भाग है। ये ठोस भाग क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बसते हैं। क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बसे हुए हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये भाग जो है, नाभिक वाला जो भाग है ना, ये ठोस भाग कहलाता है। कौन सा भाग है, ठोस भाग। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक बल के द्वारा बंधे हुए हैं, आपस में एक बल के द्वारा बंधे हुए। और ये जो बल है ना, अंतर आणविक बल है। ये दोनों एक बल के द्वारा इस तरह से बंधे हुए हैं। किस तरह से, इस तरह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और ये बल अंतर आणविक बल है। अब ये एक बंध बन चुका है, दिख रहा है, ये एक बंध बन चुका है। तो इसी प्रकार से इनमें भी एक बंध बना, और वो बंध कौन सा कहलाता है, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध कहलाता है भाई, सहसंयोजी बंध। कौन से बल के द्वारा, अंतराणविक बल के द्वारा। ठीक है, अंतराणविक बल के द्वारा। और कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। यह सहसंयोजी बंध बना। अब अंतराणविक जो बल होता है वो 6 प्रकार का होता है। अंतराणविक बल 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार से वो कैसे कैसे वर्क करता है, अगर वो जानना चाहोगे तो बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए वो हम नहीं बता रहे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होगी। अगर आपका मन है जानने का तो बता देंगे, और आपका मन है तो बता दीजिएगा, वो भी बता दूंगा मैं। अब यहां पर अंतराणविक बल हो गया। अब एक बल और निकल करके आता है, अंत आणविक बल। ठीक है, इसमें र है ना, ये बीच में, अंत आणविक बल में र नहीं होता बीच में। तो ये अंत आणविक बल में और अंतर आणविक बल में क्या है, H2SO4 जानते हो। ठीक है, H2SO4 ये जानते हो। तो ये कैसे कैसे बना है, H2 से मिलकर प्लस SO4 से मिलकर, दोनों से मिलकर ही तो बनाए हैं। अब यहां पर ये दोनों मिल चुके हैं, और जो मिलकर के जो बल लग रहा है ना इनके बीच में, अब ये जब मिलकर ये वाला बंध बनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला जब ये बनेगा, तो इनके अंदर कौन सा बल लगा है, अंत आणविक बल। मतलब दो पदार्थों के बीच में जो जोड़ने वाला बल है वो है अंत आणविक बल, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो जोड़ने वाला बल है वो है अंतराणविक बल। समझ में आया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कौन सा बल जोड़ रहा है, अंतराणविक, और दो पदार्थों को कौन सा बल जोड़ रहा है, अंत आणविक। समझ में आ गया, तो ये है अंत आणविक बल। अब यहां पर नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने की थी ना, तो यहां पर लिख लेते हैं। डस्टर कहां है हमारा, ओहो वीआईपी डस्टर, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब तक समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है भाई, हैं? खाना तो तुम पूरा पूरा खा के आते हो घर से। अब जो नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर ली। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक की जब त्रिज्या की उसने बात की, रदरफोर्ड ने अपनी इंटरव्यू में बताया कि सर हम है रदरफोर्ड वा है हम, और हमने जो है नाभिक वा की खोज की है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, ये उसने अपने
इंटरव्यू में बताया। चलो नाभिक का काम खत्म हो गया, रदरफोर्ड का काम खत्म हुआ। अब रदरफोर्ड जो है बोला अब संन्यास लेते हैं, मामला ज्यादा गड़बड़ हो गया, अब तो खांसी कुसी भी चलने लगी, हो सकता है बीच में ही खांसी के साथ हम निकल ले। तो उसने मना कर दिया, अब खोज वोज नहीं करेंगे। अब क्या है, रदरफोर्ड के बाद में आता है गोल्ड स्टीन। कौन आता है भाई? गोल्ड स्टीन। अब ये गोल्ड स्टीन जब आता है, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज। और गोल्ड स्टीन ने बताया कि जो प्रोटॉन का जो हमारे पास है त्रिज्या है, ठीक है, जो प्रोटॉन की जो त्रिज्या है वो है 10 की घात -15 नहीं है भाई, ये है 1 फर्मी बराबर, ये है 1 फर्मी बराबर, ये 1 फर्मी बराबर। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 1.3 फर्मी। कितनी होती है? 1.3 फर्मी, ठीक है, 1.3 फर्मी। प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी है? 1.3 फर्मी। और यहां पर जो 1 फर्मी बराबर क्या होता है भाई? 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर, 1 फर्मी बराबर होता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितनी इसकी त्रिज्या है। अब यहां पर इसके बाद इसने बताया कि इसके ऊपर जो आवेश है, आवेश होता है 1.6 × 10 की घात -19 कुलाम, -19 कुलाम, ठीक है, ये इसने बताया। लेकिन कौन सा आवेश? प्लस का आवेश, ठीक है, पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। इसके बाद इसने एक चीज और बताई, भाई इसका कुछ वजन भी तो होता होगा भाई, पदार्थ है, इसका वजन भी तो होता है, भार भी तो होता है, तो इसका भार कितना होता है? इसका भार कितना होता है? इसका भार होता है 1.67 × 10 की घात -24 ग्राम, सही है, -24 ग्राम, ये इसका भार हो गया, ये इसका भार हो गया। इतना इसने बताया गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन के बारे में कि भैया प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बारे में हमने ये खोजे किए, ये इसके मान है, अब आपको याद करने हैं और टीचरों से आपको पिटना है। इतना सा उसने बता दिया, वो तो बता करके चला गया, अब तुम्हारे तो गले की घंटी बन गई, ये याद करना पड़ेगा भैया, तो करना पड़ेगा, याद कर लीजिए इसको, है ना। अब इसके बाद में बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। किसने की? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की। अब इसकी जब खोज हुई तो इसकी त्रिज्या की जब बात आई तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है भाई? 10 की घात -15 मीटर। कितनी? 10 की घात -15 मीटर, ये इसकी त्रिज्या होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर। और अगर इसके आवेश की मैं बात करूं, ये होता है आवेश रहित, ये इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता भैया। इसने मना कर दिया है कि इसके ऊपर ऐसा कोई आवेश नहीं है जैसा प्रोटॉन वापर होता है, नहीं है भैया, नहीं है। इसके बाद में इसकी जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बात आती है। द्रव्यमान में क्या होगा? 1.67 × 10 की घात -27, ठीक है, -27 kg, ये kg में आएगा, ये kg में आएगा। ये इसका द्रव्यमान हो गया, समझ में आ गया? ये इसका द्रव्यमान हो गया। त्रिज्या, खोजकर्ता जेम्स चैडविक और द्रव्यमान, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद में बात आती है इलेक्ट्रॉन की। जो हमारे पास जो परमाणु है ना, इसका सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का कण, मानो कोई वजन ही नहीं है, सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि सबसे हल्का कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने इसकी खोज की। जब इसकी त्रिज्या के बारे में पूछा गया तो इसकी त्रिज्या इसने बताई 10 की घात -3 सेंटीमीटर। कितनी? 10 की घात -3 सेंटीमीटर। और जब इसके आवेश की बात की तो आवेश इसने बताया माइनस का, इसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। और कितना होता है? 1.6 × 10 की घात 19 कुलाम, ये -19 कुलाम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसका भी कोई वजन होता होगा, तो इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 9.81 × 10 की घात 31 kg। और ग्राम में कितना था? 9.02 × 10 की घात -28 ग्राम। ये इसका ग्राम में और ये इसका केजी में, दोनों में ये इसका द्रव्यमान हो गया। ये हमें याद रखना है, मतलब वजन, ये इसका भी तो कोई वजन होता होगा। अब जब इनके बारे में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जब और पता चला ना, जब और रिसर्च हुई, जब इसकी खोज हुई, इसकी खोज के बाद में ये पता चला कि ये इतना, मतलब इतना हल्का कण है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है ना, ये इससे 1845 गुना भारी है। 1845 गुना ये भारी है।
और जब इसके बारे में पता चला तो ये कितना है 1836 सॉरी 39 गुना भारी है, ज्यादा है मतलब गुना। ये इतना हल्का कण है। अब सोच लो ये कितना हल्का कण है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अपेक्षा तो ये बहुत हल्का है। तो ये है हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में बात आती है आवेश की। हमने एक चीज यहां पर जानी, आवेश। यह आवेश है, ठीक है। तो आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक, कौन कौन सा, धनात्मक, और एक ऋणात्मक। आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है, ठीक है। आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कितना होता है भाई, कूलाम होता है, समझ में आ गया, वो होता है कूलाम। और यहां पर जो कूलाम होता है, एक कूलाम बराबर कितना होता है, एक कूलाम बराबर होता है 6.24 इंटू 10 की घात 18, नहीं माइनस का नहीं आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ अभी आ रहा हूं, 18। तो ये है एक कूलाम के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक सेकंड के अंदर, प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर यदि इतने इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से फ्लो होते हैं तो वो होता है एक कूलाम आवेश। और एक कूलाम आवेश को हम एम्पियर प्रति सेकंड में, ठीक है, एम्पियर प्रति सेकंड में भी हम इसे माप सकते हैं। एक कूलाम बराबर ये होता है, समझ में आ गया। एक कूलाम आवेश बराबर 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर फ्लो होते हैं, तो वो एक कूलाम आवेश कहलाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। एक कूलाम आवेश कम नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा आवेश होता है, ठीक है। और यहाँ पर आवेश को जो है एम्पियर प्रति सेकंड में भी हम माप सकते हैं, एम्पियर प्रति सेकंड में भी हम माप सकते हैं। तो इसके बाद में हाइड्रोजन की जब बात आती है तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, 1766 में, ठीक है। 1766 में कितना हुआ, 66, ठीक है। 1766 ईस्वी में किसने की भाई, कैंडविल ने। कौन था, कैंडविल था, अरे हेनरी कैंडविल, हेनरी, अरे ये महानुभाव थे जो यहाँ पर इतना जंजाल फैला करके गए हैं, है ना। हेनरी कैंडविल ने किया था, हेनरी कैंडविल ने ये सब किया। किसने किया, हाइड्रोजन की खोज। और कहा जाता है जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसकी जो परमाणु संरचना है ना, बहुत एक सरल सी संरचना है। कैसी संरचना है, बहुत सरल सी। इसमें मेन बात तो ये न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसमें मेन बात तो यह है कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वहां न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, वहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के चारों तरफ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस बात से उसको यह भी पता चला कि कोई भी परमाणु हो, किसी भी पदार्थ का परमाणु हो, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो यहां से हमें भी एक चीज सीखने को मिलती है कि चाहे पदार्थ, चाहे परमाणु कोई सा भी हो, परमाणु के अंदर जो हमारे पास है प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या हमेशा बराबर होगी। हमेशा याद रखना है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं ना, उतने ही प्रोटॉन अंदर इसके अंदर रहते हैं। दोनों की संख्या बराबर होती है। हेनरी कैंडिस ने इसकी क्या की थी, हाइड्रोजन की, ठीक है। किसकी, हाइड्रोजन की खोज की थी, किसने, हेनरी कैंडिस ने। कौन सी सन में, 1766 में, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन हो गया। अब आता है विद्युत धारा, अब आता है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा हम कल पढ़ेंगे, क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, सही है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भैया आपके लिए मैं लास्ट के अंदर एक पीडीएफ डाल रहा हूँ। उस पीडीएफ में देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मैंने आपको बताया है। बहुत छोटे शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर छोटे शब्दों में आप पहले भी बता सकते थे, तो बता सकता था, लेकिन क्या फिर समझ में नहीं आता ना कि कैसे क्या है। अब याद करने में थोड़ी आसानी सी हो जाएगी आपको, और वैसे याद करने में आसानी नहीं होता। एक सारणी है आपके पास, लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसको उतार लेना है, पॉज करके उतार लेना। आप है, आपको मैंने सारणी लिखवा दी है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को और पूछ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।